शेर आजमी के आप आज की बात में एक नए प्रोग्राम में आपका फिर स्वागत है। और आइए सर, आप एक बार अपना परिचय। मैं राम प्यारे सिंह एडवोकेट, सीनियर पत्रकार और डिप्टी संपादक शेर आजमी व सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ का मौजूदा अध्यक्ष, यही मेरा परिचय। सर, आज की बात कल उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल कार्यकाल के पूरे हुए और तमाम उपलब्धियां, तमाम जो है योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जा रहा था कि उनको वहां तक दिया गया है और सरकार द्वारा उनको वो फायदा मिल रहा है। क्या ये सब चीजें सही है या इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहें? नहीं, सही बात यह है कि योगी जी के मुख्यमंत्री बने कल ही 4 साल पूरा हो चुके थे और योगी जी ने कुछ अच्छा भी काम किया है, लेकिन यह नहीं है कि उनको 16 आने में उनको 12 आना नंबर दे दिया जाए। उनको 8 आना नंबर दिया जा सकता है। क्योंकि 4 साल में जो उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो ऐसा नहीं उन्होंने कर दिया कि रामराज उन्होंने ला दिया। आज उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं योगी जी के राज में, और योगी जी जो नियुक्ति करते हैं बेरोजगारियों के लिए सब पर स्टे लग जाता है। तो जो नियुक्ति 3 महीने में हो जाना चाहिए वह नियुक्ति 3 साल लग जाता है उसको होने में। और बेरोजगार युवक जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और जहाँ 5 करोड़ नियुक्तियों की बात है, उसमें कुछ हज़ार नियुक्तियाँ इन्होंने किया है, चाहे वो पुलिस की किया हो चाहे वो टीचर की किया हो, और थोड़ा बहुत 1000-2000 JEE की नियुक्तियाँ इन्होंने किया है। तारीफ़ की बात यह है कि जो नियुक्तियाँ इन्होंने किया है उसमें घूसखोरी नहीं हो पाई है। जो लड़के मेहनत किए हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। इसमें ऐसा नहीं था कि जैसे मुलायम सिंह के राज में और कुछ शिवपाल सीट बांट लेते थे, कुछ राम गोपाल बांट लेते थे, कुछ अखिलेश बांट लेते थे और पूरे यूपी भर में वही लिस्ट चली जाती थी और मास्टर की, पुलिस की ऐसे ही नियुक्तियां हो जाती थी। वो अच्छी जिनमें नहीं है। यह सच्चाई के साथ इनका काम हो रहा है। लेकिन कहाँ 5 करोड़ नौजवानों को रोजी रोटी देना है और कहाँ कुछ हज़ार लोगों को, कुल मिला करके हम ये मानते हैं कि 1 लाख लोगों को इन्होंने नियुक्ति दी है। सब मिला के 1 लाख हो गया, 1.5 लाख भी आप उसको मान सकते हैं, क्योंकि पिछले साल में 70,000 नियुक्तियाँ इन्होंने मास्टर की थी, कुछ सिपाहियों की थी। तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख भी आप मान सकते हैं इनको कि 3 लाख तक नियुक्तियाँ इन्होंने 4 साल में दिया है इन्होंने। तो कहाँ 5 करोड़ को देना चाहिए और कहाँ 3 लाख नियुक्तियाँ ये दे रहे हैं। तो ऐसे इनको कैसे नंबर 16 आना दिया जा सकता है? ये अपने आप पीठ थपथपा रहे हैं, वो थपथपाएं। लेकिन जब इन्होंने सत्ता संभाला था तो तुरंत इन्होंने एक बयान जारी किया कि 12 बजे रात में उत्तर प्रदेश की लड़कियां और औरतें सड़क पर निर्द्वंद होकर के घूमेंगी, टहलेंगी। ये इनका बयान था। और इन्होंने कहा था कि एंटी रोमियो की हमने स्थापना कर दिया है, अब लड़कियां और औरतें जो हैं पूरा आसानी के साथ अपना जो है 12 बजे रात तक भी घूमेगी। किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है, किसी सुहादे की हिम्मत नहीं है कि उनके साथ कोई बदतमीजी कर सके या कोई छेड़खानी कर सके। परंतु यह कहना तो बहुत आसान बात है,
लेकिन उस एंटी रोमियो का कोई असर इस समाज में नहीं पड़ा, इन सौहदों पर नहीं पड़ा, और ये सौहदे अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। और योगी जी के भी राज में तमाम हत्याएं, तमाम रेप और तमाम बलात्कार, छेड़खानी सब जैसे पहले होती थी, मुलायम के राज में होती थी, मायावती के राज में होती थी, वैसे ही आज भी हो रही है। उसमें रत्ती भर सुधार नहीं आया। इन्होंने कहा था, सत्ता पाते ही कहा था कि जो भी गुंडे उत्तर प्रदेश में हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे या उनका स्थान जेल में होगा, अन्यथा उनको मैं ठुकवा दूंगा, ऊपर पहुंचा दूंगा। लेकिन गुंडों की संख्या तो कई हजारों में है पूरे उत्तर प्रदेश में, और इन्होंने 100-150 लोगों को ठोका है 4 साल के अंदर में। और सारे जितने गुंडे हैं न तो बाहर गए और न जेलों में गए, वो यहीं अपनी गुंडई चमका रहे हैं। कुछ लोगों की मकान को इन्होंने ध्वस्त जरूर किया, कुछ लोगों के संपत्ति का जो गुंडई से अर्जित किए थे उनको इन्होंने जब्त जरूर कराया। लेकिन सवाल ये है कि केवल गुंडे और अपराधियों के मकान को ध्वस्त करने से या उनकी संपत्तियों को जब्त करने से ये उत्तर प्रदेश में राम राज आ नहीं जाएगा। सबसे बड़े गुंडे तो यहाँ के आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं। यहाँ के सबसे बड़े भ्रष्ट तो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। वो जनता का खून चूस करके सरकारी धन को करोड़ों करोड़ उड़ाकर यह नोएडा में और गोमती नगर में जाकर के अट्टालिका 3-3, 4-4 तल्ला, 5-5 तल्ला, 10-10 करोड़ में, 20-20 करोड़ में ये मकान बनवाए हैं। आखिर इन डकैतों के लिए योगी जी क्या कर रहे हैं? असली डकैत तो ये हैं, असली चोर तो ये हैं। गुंडों की संख्या, बलात्कारियों की संख्या और ये जो माफियाओं की संख्या की तुलना में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और इन्होंने देश को लूट लिया है और प्रदेश को लूट लिया है। और इनकी अट्टालिकाओं पर जब बुलडोजर योगी जी चला दें तब समझा जाएगा कि हाँ, इस प्रदेश में राम राज की स्थापना हो रही है। लेकिन जहाँ असली बुलडोजर चलाना चाहिए वहाँ तो चला नहीं पा रहे हैं। चंद मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन लोगों को केवल ध्रुव सिंह कुंटू, इन लोगों के ऊपर केवल मुन्ना बजरंगी जेल में मार दिए गया। इन लोगों के ऊपर इन्होंने नकेल, इन लोगों जैसे तमाम लोगों पर इन्होंने नकेल तो कसा है। लेकिन जहाँ हजारों की संख्या है वहाँ 25-50, 1 दर्जन, 2 दर्जन के ऊपर नकेल कसने से इस प्रदेश का कोई भला हो नहीं सकता। योगी जी को मैं चुनौती देता हूँ कि जितने भी आईएएस हैं, जितने भी आईपीएस हैं, जितने भी बड़े बड़े इंजीनियर हैं, जितने बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, सीएमओ हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं, इनकी संपत्ति की जांच करावें। इनकी संपत्ति और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मिनिस्टर जिन्होंने प्रदेश को लूटा है, इनकी संपत्तियों की जांच करावें और कहाँ कहाँ इनकी अट्टालिकाएँ बनी हुई हैं, कहाँ कहाँ इनके प्लाट खरीदे गए हैं, उनको जब्त करावें, उन अट्टालिकाओं को गिरावें और इनको ज़्यादा रुपया कमाने में, रिश्वतखोरी में इनको जेल के अंदर कराएं, तभी राम राज यहाँ आएगा। ऐसे नहीं आ जाएगा केवल लफाजी करने से कि हमको राम राज लाना है। दूसरी चीज़, योगी जी के राज में, मुलायम सिंह के राज से, अखिलेश यादव के राज से या मायावती के राज से ज़्यादा भ्रष्टाचार पनपा है। और पुलिस विभाग में, रजिस्ट्री विभाग में, सिंचाई विभाग में, पीडब्ल्यूडी विभाग में, जितने भी विभाग में जहाँ ठेकेदारी प्रथा है, आरईएस में जहाँ जहाँ ठेकेदारी होती है, जहाँ सड़कें बनती हैं,
ब्रिज कॉरपोरेशन में जहाँ पुल बनते हैं वहाँ पर घोर रिश्वतखोरी चल रही है, कमीशन खोरी चल रही है, जिन पर इनकी कोई नज़र नहीं है और वो माला माल दिन पर दिन होते जा रहे हैं। दूसरी बात मुझे करना है, रजिस्ट्री ऑफिस में कई गुना कमीशन खोरी बढ़ गई है। योगी जी से उम्मीद थी कि योगी जी आएंगे और प्रदेश में राम राज लाएंगे, लेकिन योगी जी के आते ही प्रदेश में भ्रष्टाचार का रावण राज हो गया। राम राज के बजाय रावण राज चल रहा है। यहाँ जो जितने सशक्त हैं उतने मालदार होता जा रहा है। योगी जी के राज में जिस विभाग की, पुलिस विभाग की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है सुरक्षा देने की, वह विभाग ही एकदम भ्रष्ट हो गया। बड़े बड़े अधिकारी डीजीपी से लेकर के और निचले स्तर के सिपाही तक सब भ्रष्ट हैं एक तरफ से। इनको पैसा चाहिए, अनर्गल पैसा चाहिए। भांग ये बेचवाते हैं, गांजा ये बेचवाते हैं, तस्करी ये करवाते हैं, शराब की गलत शराब को ये बनवाते हैं, इनको सब जानकारी रहती है। लेकिन ये कमीशन खोरी लेते हैं, कमीशन लेते हैं और सब गलत काम ये करवाते हैं। इनके जानकारी में सब गलत काम होता है। कोई भी अपराध हो जाता है, दोनों पक्षों को बुला करके, जो 112 नंबर है योगी जी के राज्य में, कोई भी अगर फ़ोन कर दिया कि भैया हमको हमारा पटीदार या कोई तंग कर रहा है, पट से पहुंच जाएंगे फ़ोन करने पर और दोनों को बुला लेंगे, 2-2 हज़ार रुपया दोनों से लेंगे, अब पकड़ के ले जाएंगे थाने पर बैठा देंगे। और थानेदार क्या करेगा, अगर मोटी रकम पाया तब तो ठीक, नहीं पाया तो 107 में चालान कर देगा दोनों पक्ष का। जिससे ज़्यादा पैसा पाते हैं उसके कम लोगों का चालान करते हैं, जिससे कम पैसा पाते हैं उससे ज़्यादा चालान। यही तो थानों में हो रहा है। यहाँ पे कौन गश्त हो रही है? रात में कोई भी थानेदार को हमने देखा नहीं गश्त करते हुए, किसी डिप्टी एसपी को गश्त करते नहीं देखा, किसी एसपी को गश्त करते नहीं देखा कि रात में घूम करके देखा है कहाँ। यहाँ पैसा ले करके बैल को, गाय को, भैंसों को ट्रक के माध्यम से लोग कटवाने के लिए ले जाते हैं। हर थाना पार हो जाता है उनका कमीशन खोरी से। वो पैसा लेते हैं, पार करते करते ऐसे चला जाता है। वो भैंसा है और वो जो है भैंस है और जो गाय है वो कटने के लिए बंगाल तक पहुंच जाती है। यही तो है योगी राज। कोई सुधार तो नहीं दिखाई दे रहा है योगी राज में। योगी जी ने कहा था बस 2 महीने में सारी सड़क गड्ढा मुक्त हो जाएगी। आज एक भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। गाँव में देखिए घुटने घुटने भर जो है सड़कों में गड्ढे हैं। बनारस रोड को देख लीजिए, बनारस से लेकर के गोरखपुर रोड को देख लीजिए, मिसाल के तौर पर देख लीजिए। और बरसात में ऐसे ऐसे गड्ढे हैं कि कार डूब जाए उसमें, और चलना दूभर है। उस पर अगर चलने वाला रेगुलर आदमी चलेगा तो 1 महीने में धमाका मरीज हो जाएगा और 2 महीने में तो टीबी उसको पकड़ ही ले गई। योगी जी के राज्य में कोई ऐसा अमन चमन नहीं है, कोई ऐसा अंकुश नहीं है इन अधिकारियों पर, न कलेक्टर पर अंकुश है। योगी जी ने आदेश दिया था कि कलेक्टर और एसपी फरियादियों का जब टेलीफोन जाएगा तो उठाएंगे। न एसपी उठाता है, न कोई डीएम उठाता है, न वो सब टाइम से बैठते। योगी जी के राज्य में अधिकारी सब निरंकुश हो गए हैं। उनकी आमदनी 10 गुने तक बढ़ गई। जनता एकदम त्रस्त है। बिना पैसा दिए एक भी काम, एक भी फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। वह चाहे समाज कल्याण का विभाग हो, चाहे रजिस्ट्री विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, और शिक्षा विभाग, जहाँ पर कि भैया शिक्षा में लोगों को शिक्षित करके और उनको आगे बढ़ने का जज्बा होता है, शिक्षा विभाग में भी भ्रष्टाचार का चरम बोलबाला है। मास्टर जो हैं 50-50 हज़ार रुपया तनख्वाह उनको मिल रही है और पढ़ाने जा रहे हैं, मास्टराइन पढ़ाने जा रही हैं प्राथमिक विद्यालयों में, जहाँ पर कि बच्चों को 5 तक का पढ़ा नहीं आता। जो मास्टर तैनात हैं
भले टीईटी की परीक्षा पास कर लिए हों, भले ही वह विशेष टीटी परीक्षा पास कर लिए हों और परीक्षा पास करके अध्यापक बन गए हों, 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार रुपया तनख्वाह पा रहे हों, लेकिन उनके स्कूलों में किसी में 10 बच्चे तो किसी में 15 बच्चे तो किसी में 25 बच्चे। अगर ये शिक्षा अच्छी देते तो प्राइवेट स्कूलों में क्यों लोग अपने बच्चों को पढ़ाते, इनके विद्यालयों में पढ़ाते, लेकिन उनको कोई रुचि नहीं है। आते हैं, घंटा घूमते हैं, स्कूल में रहते हैं, इसके बाद अपने निजी कामों में वो व्यस्त हो जाते हैं। एक ही टीचर रहेगा, सारी जिम्मेदारी लेके बैठ जाएगा। जो डिप्टी हैं, जिनको चेकिंग करने की जिम्मेदारी है, वह डिप्टी हर स्कूलों पर हर मास्टरों से 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया बांध दिए हैं, वो अपना ले लेते हैं, मुक्त कर दिया कि जाओ घूमो घामो, कोई स्कूल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे शिक्षा विभाग कैसे आगे बढ़ेगा, जहाँ बुनियादी बच्चों को पढ़ाना आना चाहिए, गिनती आनी चाहिए, उनको भिन्न का जोड़ घटाना आना चाहिए, गुणा भाग आना चाहिए, दशमलव का ज्ञान उनको होना चाहिए। वहाँ उनको कोई ज्ञान नहीं हो रहा है और वो हर साल उनकी जो है पदोन्नति होती जा रही है, आगे हर कक्षा में बढ़ते जा रहे हैं। जाते जाते उनका ऐसा उनकी इतना कमज़ोर बुद्धि हो जाती है, वो पढ़ने में इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि इंटर में जाते जाते नकल वकल करके किसी तरह पास हो जाते हैं, इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, डॉक्टरी में चले जाते हैं। जाने के बाद वही जिस मरीज़ को सुई डॉक्टर लगा देता है वो मरी जाता है, और इंजीनियर बनता है जो पुल बना देगा वह ढह ही जाता है, वह 2 साल में 3 साल में गिर ही जाता है। यही तो योगी राज है भैया, यही योगी राज है। इसी राज के भरोसे योगी जी जो है पुनः सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। अब योगी जी को सत्ता प्राप्त करने में चूँकि आसानी इसलिए हो जा रही है कि जो इनके विपक्ष में अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं, तो मायावती जी तो टिकट पैसा लेके बांटती हैं, वो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लेके बांटेंगे, जिसके पास पैसा रहेगा अपना चमारों का वोट जो है उसको दिलवा देती हैं। लेकिन चमार भी अब समझ गया कि तो पैसा हमारी जात का कोई लड़ नहीं रहा, करता लड़ नहीं रहा, तो अब इनको चमार भी वोट ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। चमारों के साथ जो खटिक थे, जो पासी थे, कुर्मी कुहार लोहार जो थे इनके साथ जुड़े हुए थे, वो भी इनका साथ छोड़ के मायावती जी का भग गए, और वही रिश्वतखोरी लेकर के पैसा ले करके इन्होंने चूँकि टिकट बांटना शुरू कर दिया। ये धीरे धीरे जनता के समझ में आ गया और जनता इनसे दूर हो गई। दूसरे मुलायम सिंह यादव के लड़के अखिलेश यादव जी, बिना संघर्ष के उनको सत्ता मिल गई और अच्छी सीट मिली थी, 300 के ऊपर इनको एमएलए मिले थे। लेकिन अब इनकी कारगुजारी ऐसी थी कि ये अपने चाचा से लड़ बैठे। चाचा इनके शिवपाल जी, वो चाहते थे मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, ये चाहते थे कि न बन पावें। आपसी परिवार की लड़ाई में राम गोपाल यादव अलग कूद गए, डिम्पल यादव अलग कूद गई, और परिवार आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में तहस नहस अपने को कर लिए। जनता ने देखा कि अरे भाई तो पूरा परिवार लड़ रहा है, तो ये कैसे चलाएंगे, ये राज कैसे चलाएंगे। और उधर एक उनके कबीना मंत्री थे, वो इस समय जेल में बंद है, आजम खां का हाल ये था कि वह सुपर मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री ऐसे थे वो कि उनकी भैंस खो गई थी और उसके लिए 10 थानों की पुलिस लग गई उस भैंस को खोजने के लिए। जनता ने देखा कि भैया यहाँ मर्डर हो जाता है, पुलिस नहीं पहुँचती है, डकैती हो जाती है, पुलिस नहीं पहुँचती है, और रेप हो जाता है, पुलिस नहीं पहुँचती है। इनकी भैंस के लिए पुलिस 10-20 थानों की पहुँच गई और 4-5 दिन लगा दिया खोज करके, आखिर ला के इनके यहाँ पहुँचा दी। तो इन सब चीज़ों को जब देखा प्रदेश की जनता ने कि अरे इन सबों को तो शासन करना आता ही नहीं, और तुष्टीकरण की राजनीति लगे करने। कहीं मुस्लिम से अगर किसी से अन्य जाति से कोई द्वंद्व होता था
तो अगर मुस्लिम की तरफ से बदमाशी होती थी तो इनकी पार्टी जो है सपा पार्टी उस मुस्लिम की ही मदद करती थी, अन्य बिरादरी को ही नीचा दिखाती थी और थाने में उसको तस्त करवाती थी। यादव से अगर किसी से हो गया दूसरी जातियों से तो यादव के लिए पूरी ताकत से लोग लगा देते थे। सिपाही की भर्ती होती थी, मास्टर की भर्ती होती थी, उसमें 80% इन्हीं के लोग होते थे, जहाँ इनकी सूची पहुँच जाती थी वही होते थे। तो पब्लिक त्रस्त हो गई। और शिक्षा विभाग का हाल ये हो गया कि इतना नकल मारने वाले स्कूल पैदा हो गए, इतने अपने बिरादरी के लोगों को इन्होंने मान्यता इंटर कॉलेज की, डिग्री कॉलेज की दे दिया और वहाँ पर्चा उत्तर ये सब बिकने लगा। सारे लड़के बिना पैसे के फर्स्ट डिवीज़न 80% 90% नंबर उनके आने लगे। और जब वो प्रतिस्पर्धा में वह कहीं गए तो फिसड्डी होकर लौटे, क्योंकि उनको तो कोई ज्ञान नहीं था। तो शिक्षा विभाग का तहस नहस मायावती और मुलायम के परिवार ने, अखिलेश जी ने खूब किया और यही कारण है कि जनता जो है उनको नकार दिया। उसका लाभ, चूँकि विपक्ष जो है बहुत भ्रष्ट है। एक बार 76 अखिलेश जी के ज़माने में 76 एसडीएम की जगह निकली, जिसमें 56 केवल यादव ही हो गए। तो ये सब देख करके अन्य बिरादरियों के लोग, अन्य जातियों के लोग इनसे मुख मोड़ लिए और जोगी जी को समर्थन दे करके भाजपा की सरकार बनवा लिए। लेकिन भाजपा की सरकार बन तो गई, योगी जी में सबसे बड़ी खामी यह है कि वो किसी से मिलते नहीं, किसी एमपी एमएलए से बात नहीं करते। उनको उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों का ज्ञान नहीं। अगर वो एमपी एमएलए से बात करेंगे, जनता से वो संवाद नहीं करते। अगर जनता से संवाद करते तो उत्तर प्रदेश की सारी परेशानियों का पता उनको लगता और उस पर उसकी दवा फिर वो करते, तो वो जो है परेशानियां ठीक हो जाती। एक मिनट सर, इस पे हम रोकेंगे इस बात पर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होने से पहले ऐसा हो रहा था कि गोरखपुर में अपना वो जनता दरबार लगाया करते थे। तो मुख्यमंत्री होने के बाद तो उनको और जनता के बीच में रह करके और जनता की समस्याओं को और सुनना चाहिए। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जनता से मिलना ही बंद कर दिए? वो जनता से मिलना इसलिए बंद कर दिए कि उनको दम्भ हो गया कि मैं, एक तो उनको गरूर रहता है साधु होने का कि मैं बहुत बड़ा साधु हूँ, बहुत बड़ा उससे मठ से मैं बिलोंग करता हूँ। सर कहीं ना कहीं शास्त्र ये भी कहता है कि साधु और संत को अभिमान नहीं करना चाहिए। हाँ, अभिमान इसलिए है कि सत्ता सुख जो उनको मिल जाता है तो अभिमान अपने आप आ जाता है, और जिसके अंदर अभिमान आ जाता है तो उसको सत्ता सुख से वंचित कर देता है। और इनकी भी यही दशा हुई है। और पूरी अब इतनी महंगाई है यहाँ पे, इतनी भयंकर महंगाई उत्तर प्रदेश में है कि 200 रुपया तेल, कड़ू तेल, ये जो मस्टर्ड ऑयल है, ये जो सरसों का तेल है, जो पहले 70-80 रुपया किलो मिलता था वो मिल रहा है 200 रुपया किलो। जो दाल मिलती थी 70-75 की वो मिल रही 125 की। इनके यहाँ वैट इतना लगा दिए हैं पेट्रोल पर, और ये पेट्रोल और डीजल पर इतनी कमीशन खोरी कर रहे हैं। अगर इस पर जो है, जो प्रदेश का अतिरिक्त कर ये न लगाते तो आज पेट्रोल का दाम 40 रुपये और डीजल का दाम 35 रुपये होता। लेकिन एक और चीज़ है, ये तो योगी जी हैं, ये तो संत हैं, और संत समाज को वही काम करना चाहिए जो उसका असली काम है। राजनीति करना संत समाज का काम नहीं है। अगर संत समाज राजनीति में आएगा तो निश्चित रूप से वो जनता का भला नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए अभी बगल के बिहार में प्रांत जो है वो उत्तर प्रदेश से गरीब प्रांत है, और वहाँ के नीतीश कुमार वहाँ पर कंप्लीट शराबबंदी उन्होंने कर दिया। गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहाँ पर कि मुख्यमंत्री जो है ये संत है, ये शराबबंदी नहीं कर पाया। जब बिहार में शराबबंदी करके लोगों की तनख्वाह दे रहे हैं नीतीश कुमार, और यहाँ से बहुत, मैं तो बिहार गया तो बहुत डेवलपमेंट, वहाँ रेलवे का जाल बिछा है,
सड़कों का जाल बिछा है, नहरों का जाल बिछा है, फसलें लहलहा रही हैं बिहार में, क्राइम भी कंट्रोल हो गया। लेकिन यहाँ की स्थिति यह है कि लोग नदियों से, इन्होंने कसम लिया था कि मैं हो जाऊंगा तो नदियों को बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए सारी नदियों को जोड़ दूंगा, जिसमें बाढ़ आएगी उसका पानी चला जाएगा दूसरी नदी में जिसमें बाढ़ नहीं है, तो उसमें कनेक्ट कर दूंगा और उसमें नहरों को कनेक्ट कर दूंगा, तो सारे प्रदेश की जो है फसलें लहलहा उठेंगी, पानी सबके यहाँ पहुँचेगा। लेकिन यह कार्य केवल लफाजी ही साबित हुआ, यह कार्य कर नहीं पाए, बस बचा खुचा 6 महीना और है। 6 महीना में देखिए कौन सा करामात करते हैं, झूठ के सहारे कितनी सीट ले आते हैं। दूसरी चीज़ इनके अंदर कमी यह है कि ये शराबबंदी नहीं किए। शराबबंदी कर दिए होते तो महिलाओं का कम से कम 80% वोट इनको और बढ़ जाता। जितनी सीटें पाए थे 325, 30, 35 जो भी सीट पाए थे, ये 350 के ऊपर पहुंच जाते। अगर शराबबंदी ये कर दें, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित महिलाएं ही होती हैं, क्योंकि वो उनके जो आदमी होते हैं गरीबी में रहते हैं, 200-400 रुपया मजदूरी करके कमा के आते हैं, तो आधा रुपया तो का शराब पी जाते हैं और आके औरतों को प्रताड़ित करते हैं। औरतें एकदम त्रस्त है, वो चाहती हैं कि शराबबंदी हो जाए, लेकिन उन्होंने शराबबंदी क्यों नहीं किया, जबकि गुजरात में शराबबंदी है, अब बगल में बिहार में शराबबंदी है। वो जो गरीब राज बिहार है उत्तर प्रदेश से, वह शराबबंदी करके और वो जो है वहाँ के लोगों को विकास दे रहा है, वहाँ के लोगों को रोजी रोटी दे रहा है, वहाँ की सड़कों का जाल बिछा रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं कर सकता, जबकि वह योगी नहीं है बिहार वाले, और ये योगी हैं, ये संत हैं। इनके अंदर जो है किसी से मिलते हैं, सबसे बड़ा अवगुण इनके अंदर है, ये किसी से मिलते ही नहीं। जब ये किसी से मिले नहीं कि समस्याओं का ज्ञान कैसे होगा, और जब समस्याओं का ज्ञान नहीं होगा तो समस्याओं का इलाज कैसे होगा। तो इनको तो सर्वप्रथम सबसे मिलना चाहिए और हर क्षेत्र के लोगों की एमएलए से, एमपी से टाइम दे करके जनता से समस्याओं को, यूपी की समस्याओं को इनको जो है समझना चाहिए, तभी तो निदान कर सकते हैं। और इनको कोई ब्रह्म ज्ञानी तो है नहीं कि इनको सब आँख मूंदे और सब समस्याओं का समाधान ही कर दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को ले करके मैं इनको आगाह करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी इनके अंदर कमी है कि वकीलों की कोई मदद नहीं करते, पत्रकारों की कोई मदद नहीं करते। पत्रकारों के लिए इनको प्लाट अलाट करना चाहिए, इनके अखबारों के लिए सस्ता कागज़ अलाट करना चाहिए, इनके कुछ इनको भत्ता देना चाहिए, इनका मान सम्मान देना चाहिए। और यहाँ पर अधिकारियों को, डीएम एसपी को निर्देश होना चाहिए कि पत्रकार के साथ में कोई भी अगर बात होती है, कोई समस्या होती है, तो युद्ध स्तर पर उसका निदान होना चाहिए। क्योंकि पत्रकार अगर खुश नहीं है तो कोई सत्ता सुख नहीं प्राप्त कर सकता, सत्ता सुख से वो वंचित हो जाएगा। उसी प्रकार से अधिवक्ता समाज है। अधिवक्ता समाज आज़ादी की जंग लड़ा है, जंग लड़ करके अंग्रेज़ों को यहाँ से सत्ता से बाहर कर दिया। उन्हीं अधिवक्ताओं के लिए इनके पास फंड नहीं है। अगर इनके पास अधिवक्ताओं को खुश रखना, हर गांव में 2-4 अधिवक्ता होते हैं, अगर उनको पेंशन दे दें, उनको सस्ती ज़मीनें दे दें मकान बनवाने के लिए, जैसे पत्रकारपुरम बन रहा है कई जगह पर, वैसे अधिवक्तापुरम बन जाए और अधिवक्ताओं को अगर पेंशन दे दें तो ये ज़िंदगी भर राज करें जब तक इनकी उम्र है। और अगर नहीं करेंगे तो जैसे अंग्रेज़ों को उठा करके फेंक दिया गया यहाँ से, उसी तरह से जोगी जी भी उठा करके फेंक दिए जाएंगे और इनको जो राम राज की इनकी जो परिकल्पना है वह बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय पत्रकार समाज, जय अधिवक्ता समाज, जय भारत माता। धन्यवाद।